हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सोशल स्टडी के नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। तो सबसे पहले हम सरकार मतलब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसके क्या रोल होते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सरकार क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध को बनाए रखना भी होता है। सरकार की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिलता रहे, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें और प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित लोगों को सहायता मिलती रहे। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री को डिसीजन मेकिंग के लिए या कोई भी प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए या फिर किसी भी तरह का वर्क करने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। गवर्नमेंट सोशल इशू पर भी एक्टिव रहती है और ऐसे प्रोग्राम को लेकर के आती है जो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। गवर्नमेंट का एक वर्क ये भी है कि वो अपनी कंट्री के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए काम करे और अदर कंट्री के साथ में पीसफुल रिलेशनशिप को बनाए रखे। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं कि देश के सभी सिटीजन्स के लिए फूड्स अवेलेबल रहे, गुड हेल्थ फैसिलिटीज मिलती रहें और जो नेचुरल क्लेमिटीज से पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करे। और याद रहे, न्यायालय मतलब जुडिशरी भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। अब आगे है सरकार के स्तर। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव, शहर या मोहल्ले से मतलब होता है इसका। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे और राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कुछ जो सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। मतलब द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स इन इंडिया। फर्स्ट है लोकल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 स्तर की हमारी गवर्नमेंट होती है। स्थानीय स्तर लोकल गवर्नमेंट जो कि गांव, शहर या मोहल्ले से रिलेटेड होती है। फिर है राज्य स्तर स्टेट गवर्नमेंट जो कि पूरे राज्य का ध्यान रखती है। और फिर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी एक कंट्री से रोल होता है इसका। और ध्यान रखना कि 2 जून 2014 को हमारा एक नया स्टेट बन के तैयार हुआ था, तेलंगाना, जो कि हमारा 29वां राज्य बना था। अब हम आगे बात करते हैं सरकार एवं कानून की। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। जनरल सी बात है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। केवल एक यही तरीका है जिससे जो गवर्नमेंट होती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकती है। हम बात करते हैं सरकार के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र मतलब मोनार्की गवर्नमेंट। हम बात करते हैं लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, ऐसा लोग चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें लोग ही सरकार को पावर देते हैं और वो इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ऐसा करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो होता है वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है या फिर जो भी काम करती है उनका बेस क्या है बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसका हिसाब देना पड़ता है, उसके बारे में सफाई देनी होती है। वहीं अगर हम बात करें राजतंत्र मोनार्की गवर्नमेंट की, मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन से। मतलब मोनार्की गवर्नमेंट में राजा या रानी के पास ही निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। मतलब राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न भी नहीं उठा सकते। मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो उसका उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था और जो सुप्रीम पावर होती थी वो लोगों के पास में होती थी। लेकिन राजतंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजतंत्र में जो सुप्रीम पावर है वो राजा या रानी के पास में ही है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसके बारे में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। और राजतंत्र में राजा या रानी से इनके कामों का या फिर इनके डिसीजन का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांग सकता। ये थे हमारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ कर पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार की अगर हम बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र देश में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। और लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास में ये पावर होती है कि वो अपने कैंडिडेट को चूज कर पाएं। अगर इनडायरेक्टली कहें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूलर लोग ही होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं और वो कैंडिडेट्स मिलकर जनता के लिए डिसीजंस लेते हैं। और हाँ, एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी हो सकती है जब उस डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी वयस्क नागरिकों को, मतलब एडल्ट सिटीजन्स को वोट देने का राइट हो। बात करें अगर भारत की, तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज़ादी से पहले सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे। औरतों को, गरीबों को और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब आज़ादी से पहले भारत में बहुत लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार हुआ करता था, जैसे अमीर लोग जो रिच पीपल हुआ करते थे, या फिर पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे। वुमेन्स पुअर लोग जो गरीब लोग हुआ करते थे, या फिर जो महिलाएं हुआ करती थी, या फिर जो अशिक्षित लोग हुआ करते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। काफ़ी नेताओं ने इसको चेंज करने के लिए एफर्ट्स किए और इस तरह की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट खड़े हुए। उन्हीं में से एक गांधी जी भी थे जिन्होंने 1931 में एक मैगजीन आई थी यंग इंडिया, उसमें एक स्टेटमेंट दी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसके पास में संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जिसके पास में कैरेक्टर तो है लेकिन संपत्ति नहीं है या फिर एजुकेशन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। इस तरह की चीज़ों से काफ़ी चेंज आया और आज आप जैसे कि देखते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को वोट देने का अधिकार है। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में समझा। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में कहीं भी ना गवर्नमेंट ने अपनी खुद की इच्छा से कहीं भी लोगों के साथ में पावर शेयर नहीं करी है। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है यूरोप और अमेरिका का। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए वहाँ पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उसी संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है कि किस तरीके से यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को और गरीबों को सरकार के कार्यों में पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इस आंदोलन को अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। आप इसी तरह सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स के लिए अर्चित स्टडी चैनल के साथ में बने रहिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह एनसीईआरटी नोट्स वीडियो देखते रहने के लिए आप अर्चित स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक आप कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।